हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, 2020 के बाद से अगर हम कोई बात कंसिस्टेंटली आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो वो ये कि स्टे अवे फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस स्टॉक्स। हमें पता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, लेकिन आज एक एक करके उन बैंकों की पोल खुलती हुई दिख रही है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक्सिस बैंक के बारे में बात किया कि किस तरीके से उनके बैड लोन्स बढ़ रहे हैं, उनकी प्रोविजनिंग बढ़ रही है और उनके लोन बुक में जो ग्रोथ हो रही थी वो डिक्लाइन हो रही है। मार्केट ने उसके स्टॉक प्राइस को पनिश भी किया। अभी थोड़ी हमें रिकवरी भी देखने को मिल रही है, लेकिन आज एक नया स्टॉक उस श्रृंखला में आ गया है और वो है इंडसइंड बैंक। काफ़ी टाइम से आप देख रहे हैं कि उनके स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल रही है और आज का फॉल आप देखिए किस तरीके से 25% स्टॉक गिर गया। तो ये स्टॉक 1700 रुपए से 700 रुपए आ गया कुछ ही महीने में, यानी कि 60% इसके वैल्यू में एरोशन हो गया। और इमेजिन करिए जिसने इस टॉप में खरीदा होगा 1700 रुपए में, ये सोच के कि बैंक के स्टॉक्स तो कभी नहीं गिरेंगे और हमारी जीडीपी कभी नहीं गिरेगी, तो इसमें तो ग्रोथ ही ग्रोथ होने वाला है, उसकी आज क्या हालत होगी। और आपको ये देखकर लगता है कि ये स्टॉक जल्दीबाजी में किसी तरीके की रिकवरी करेगा। तो इस वीडियो में हम इंडसइंड बैंक के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे और स्पेसिफिकली बात करेंगे कि क्या अब हमें इस स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए अगर हमने इसमें पोजीशन बनाई हुई है। क्या इस वक्त लो वैल्यूएशंस का फ़ायदा लेके हमें स्टॉक में एंट्री करना चाहिए। क्या अगर इस बैंक का प्रमोटर चेंज होता है तो क्या हम इस बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर इस बैंक में स्टेक सेल होता है तो क्या ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगा। और इसके साथ ही हम बैंकिंग सेक्टर की भी बात करेंगे कि इस वक्त बैंकिंग सेक्टर्स में हमें क्या करना चाहिए। तो आइए एक एक करके हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि स्टॉक में आज की जो गिरावट है वो नई नहीं है। काफ़ी टाइम से ये स्टॉक गिर रहा था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मार्केट को सब पता होता है और ऐसा लगता है कि मार्केट को इस बैंक के प्रॉब्लम्स की जानकारी थी, इसीलिए स्टॉक में इतना लंबा हमें गिरावट देखने को मिली। तो क्या प्रॉब्लम्स थी इस बैंक में आज की क्राइसिस आने से पहले? आइए पहले इसको हम समझते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों आज इंडसइंड बैंक में हमें इतनी गिरावट देखने को मिली। तो अगर हम पिछले क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस में देखें तो उनकी वैल्यूएशंस में ईयर टिल डेट 38% का डिक्लाइन देखने को मिला है, और अगर हम एक क्वार्टर में बात करें तो 28% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। और जैसा कि मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि वो बैंक्स जो माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ ज़्यादा डील करते हैं उनकी इस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसमें हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसी कंपनीज होती हैं ये बैंक्स नहीं होते हैं, इनके पास खुद का पैसा नहीं होता, इनके पास कस्टमर आके पैसे डिपॉजिट नहीं करते हैं। तो ये कैसे लोन बांटते हैं? वो ऐसे लोन बांटते हैं कि ये जो रेगुलर बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनसे लोन लेते हैं और साथ में ये बॉन्ड्स को इशू करते हैं, पब्लिक से पैसा उठाते हैं और फिर उस पैसे को आगे लोन देते हैं। अब हम जानते हैं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में ज़्यादा लोन में इंटरेस्ट रेट होता है क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन होता है। तो उस लालच में काफ़ी बैंक्स जो कि डायरेक्टली जो है छोटे कस्टमर को लोन नहीं दे सकते, जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है, वो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज और एनबीएफसीज को लोन देते हैं और वो आगे उन छोटे कस्टमर्स को लोन देते हैं। अक्सर उनकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब होती है। तो जिन बैंक्स ने माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को ज़्यादा लोन दिया है उनमें हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इस बैंक का भी हाई एक्सपोजर माइक्रो फाइनेंस में था। लालच कि यहाँ से हमें ज़्यादा पैसे बनेंगे तो यहाँ लोन देते हैं, और इनका एक टोटल लोन का 9.2% एक्सपोजर था। और दोस्तों, ये एक्सपोजर इससे ज़्यादा भी था पिछले क्वार्टर्स में, और आरबीआई ने जब उसे फ्लैग किया रिस्क को तब ये थोड़ा कम किया गया। दूसरी चीज़ आप देखिए कि इनके जो लोन्स जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को दिए गए थे वहाँ पर डिफॉल्ट्स भी बढ़ते जा रहे थे। जीएनपीए 6.5% तक चला गया और डिफॉल्ट्स बढ़ने लगे, प्रोविजनिंग भी बढ़ने लगी, और
इस सब की वजह से इनका जो लोन ग्रोथ है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली। जो लोन बुक इनकी 18% 20% के रफ्तार से ग्रो कर रही थी, वो पिछले क्वार्टर्स में 12% पर आ गई, क्योंकि वो ज़्यादा लोन जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को दे रहे थे वो उन्होंने बंद कर दिए, और प्रोविजनिंग की वजह से भी उनके लोन बुक पर इम्पैक्ट देखने को मिला। और जो इनका ग्रोथ का टारगेट था वो मीट नहीं कर पाए। और जैसा कि मैंने कहा कि लोन बुक में जो डिक्लाइन देखने को मिला 18% से 12%। तो अगर आज के एपिसोड को आप भूल भी जाइए तो भी किसी भी एंगल से यहाँ पर इस बैंक में हमें पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। अब आज की प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले एक और चीज़ को समझते हैं कि आरबीआई को इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता था। देखिए, जितने भी बैंक्स हमारे होते हैं वो आरबीआई के अंडर काम करते हैं, और आरबीआई उनकी हर चीज़ को ट्रैक करता है, उनके टारगेट्स मीट हो रहे हैं कि नहीं, उनका एनपीए बढ़ रहा है कि नहीं। यहाँ तक कि उनके सीईओ को भी जब हायर किया जाता है तो बैंक से, आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है, और वही डिसाइड करते हैं कि वो उस बैंक में रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब इंडसइंड बैंक के जो सीईओ और एमडी थे, उनको बोर्ड ने डिसाइड किया कि हम 3 साल के लिए सीईओ बनाएंगे, और उन्होंने इंटरनली अप्रूवल ले लिया। और जब वो आरबीआई के पास गए तो आरबीआई ने भी उन्हें 2 साल का अप्रूवल दिया, लेकिन अब उन्हें कह दिया गया है कि 1 साल में के बाद आप नहीं रहेंगे। और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि शायद आरबीआई हमारे मैनेजमेंट स्टाइल या लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि आरबीआई उनके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं थे। तो आरबीआई को पता था कि ये किस तरीके से माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को लोन बांट रहे हैं, इनका एनपीए बढ़ रहा है, और उसकी वजह से वो जिस तरीके से उसको मैनेज किया गया, आरबीआई वाज नॉट हैप्पी, और इन कारणों से मोस्ट लाइकली उन्होंने उनको एक्सटेंशन नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो बैंक को चला रहा है उसके स्टाइल और उसके कैपेबिलिटीज से आरबीआई एक तो सहमत नहीं है, दूसरी तरफ आपके डिफ़ॉल्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, आपके लोन बुक में ग्रोथ नहीं हो रहा है, एनपीए बढ़ता जा रहा है। तो इन सब का कंबाइंड नतीजा ये हुआ कि पिछले कई महीनों से स्टॉक प्राइस गिरते जा रहे हैं इस बैंक के। अब आइए आज की बात करते हैं कि आज हमें इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली। तो दोस्तों, आप सबने पढ़ लिया होगा, जान लिया होगा कि उनकी जो डेरिवेटिव पोजीशंस बनती हैं उसमें प्रॉब्लम्स थी, उनमें उन्होंने एक एस्टिमेशन में गलती कर दी, और जितना उन्हें हेज करना चाहिए था वो नहीं किया। इसकी वजह से उन्हें 1530 करोड़ का नुकसान हुआ, जो कि उनके जो नेटवर्थ है उसका 2.35% करीब बनता है। तो उनका नेटवर्थ कितना है? करीब 65,000 करोड़ का उनका नेटवर्थ है, तो बनता है। अगर आप देखें कि ये अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्यों इतनी गिरावट हुई हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो बैंक अंडर एस्टिमेटेड दी हेजिंग कॉस्ट रिलेटेड टू फॉरेन ट्रांजैक्शंस इन येन एंड डॉलर। तो दोस्तों, क्या होता है, हर बैंक फॉरेन करेंसीज में डील करता है, क्योंकि उनके कस्टमर्स अलग अलग कंट्रीज़ के होते हैं। तो इस बैंक को जापानीज येन और डॉलर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने उसमें बोरो किया। तो जानते हैं दोस्तों कि आप और हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो हम रुपए में लेते हैं, और जब बैंक को लोन लेना होता है तो कई दफ़े वो रुपए में भी लोन लेता है, कई दफ़े फॉरेन करेंसी में लेता है, जैसे कि येन और डॉलर। तो उन्होंने जो येन और डॉलर में लोन्स लिए। अब क्या होता है कि जब भी आप फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, जैसे हमारी आईटी कंपनीज या बैंक्स, तो उनको करेंसी का जो फ्लक्चुएशन होता है उसकी वजह से बड़ा घाटा हो सकता है। तो उस घाटे को कवर करने के लिए वो हेज करते हैं। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए बैंक को $1,000 का लोन लेना है, और इस वक्त हमारा मान लीजिए एक्सचेंज प्राइस 85 है। तो आज के हिसाब से हम देखें तो हमने 85,000 का बैंक ने लोन लिया। अब मान लीजिए कि
3 महीने बाद अगर ये 90 एक्सचेंज रेट हो जाता है तो इन्हें कितना चुकाना पड़ेगा? इन्हें चुकाना पड़ेगा 90 इंटू 1000। तो इन्होंने 85,000 मार्केट वैल्यू का लोन लिया और जब वो चुकाने जा रहे हैं तो उन्हें 90,000 रुपए देने पड़े। मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर मैं इंटरेस्ट ना जोड़ूं, जीरो इंटरेस्ट पे भी अगर मैं लोन लेता हूं तो मुझे 5,000 का नुकसान हो गया है। अब बैंक्स इस तरीके के नुकसान से बचने के लिए हेज करते हैं। अब हेजिंग कई तरीके से होती है, फ्यूचर्स की होती है, ऑप्शंस की होती है और स्वैप्स की होती है। जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जैसे आप करेंसी मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में जाकर फ्यूचर्स खरीदते हैं तो आपको डे टू डे पता रहता है कि मेरे इस हेज से कितना लॉस है और उसकी भरपाई भी वो आप करते रहते हैं। जैसे कि आप फ्यूचर्स खरीदते हैं तो रोज़ हिसाब होता है कि आपको इतने पैसे और जमा करने पड़ेंगे और अगर आप प्रॉफिट में होते हैं तो आपके पैसे वापस आ जाते हैं, उसे हम MTM कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने फ्यूचर से हेज नहीं किया बल्कि स्वैप से हेज किया। और स्वैप्स में क्या होता है कि कितना मुझे आज के दिन इस हेजिंग से फ़ायदा या नुकसान हो रहा है उसको पता करना मुश्किल होता है। और इसकी वजह से बैंक का कहना ऐसा है कि हम सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाए, एस्टिमेट नहीं कर पाए और इसकी वजह से हमें 1530 करोड़ का नुकसान हुआ। और जब हमें इंटरनली पता चला तो हमने एक्सटर्नल ऑडिटर को बुलाया और उन्होंने सब कुछ चेक करके बताया कि इतना हमें लॉस हुआ है और इसको हम भरपाई कर लेंगे, ऐसा बैंक का कहना है। तो कहने को ये जो इम्पैक्ट है ये बहुत छोटा है, बैंक के लिए बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे 2 इश्यूज हैं। पहला ट्रस्ट का, यानी कि क्या वाकई में यही प्रॉब्लम है कि कोई और प्रॉब्लम है। दोस्तों हम जानते हैं कि जहाँ पर पैसे का लेन देन होता है वहाँ पर ईमानदारी सबसे ऊपर होती है। अगर थोड़ा भी डाउट आ जाता है तो आप फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने से कतराते हैं। और दूसरा उनकी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है कि क्यों वो कैलकुलेशन नहीं कर पाए, और अगर इसमें उन्होंने कैलकुलेशन में एरर की है या एस्टिमेशन में एरर की है तो क्या और जगह पर भी इस तरीके की एरर है, और क्या हमें पूरी सही पिक्चर वो दिखा रहे हैं या उनके क्लोजेट में कुछ स्केलेटन्स भी और भी पड़े हुए हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि अब स्टॉक में स्पेसिफिकली हम क्या करें। तो पहली चीज़, अगर आपने पोजीशंस बनाई है तो क्या हमें इस वक्त एग्जिट करना चाहिए। दोस्तों जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है और इस तरीके की सेलिंग होती है, पैनिक सेलिंग हाई वॉल्यूम पे, अक्सर एक शॉर्ट टर्म का बाउंस देखने को मिलता है, क्योंकि कई लोग ऐसे सिचुएशन में भी बॉटम फिशिंग करते हैं और वैल्यू हंटिंग करते हैं, तो एक उसमें हमें अक्सर रैली देखने को भी मिलती है। और ऐसे आप जितने भी स्टॉक्स को देखेंगे वो हमें अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। हो सकता है कल ना आए, परसों ना आए, एक हफ्ते बाद आए, लेकिन एक बाउंस अक्सर देखने को हमें मिलता है। तो अगर आप इस स्टॉक पे आप पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो इट इज़ बेटर टू सेल एंड एग्जिट, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जब आप जिस बैंक के साथ आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं वहाँ पे ट्रस्ट सबसे बड़ा इशू होता है। अगर आपका ट्रस्ट हिल गया तो वहाँ पर पैसे रखने का कोई मतलब नहीं होता है, अनटिल एंड अनलेस कि वहाँ का मैनेजमेंट आए और हमें अश्योर करे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों दुनिया की जितनी भी कंपनीज को आप देखेंगे, कोई भी फर्स्ट राउंड में अपनी गलती को नहीं मानता है। हमने एनरॉन से लेके, सत्यम से लेके, पेटीएम से लेके हर तरीके की ऐसी कंपनीज में देखा, और अक्सर जब ऐसे एपिसोड्स होते हैं तो उसके बाद स्टॉक प्राइजेस में रिकवरी नहीं होती है, और अगर होती भी है तो वो एक लंबे अंतराल के बाद होती है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऐसे लेवल पर हमें एग्जिट का ही सोचना चाहिए, वो आप आज करें या कल करें या 1 महीने के बाद करें, दैट यू हैव टू डिसाइड। अब हम आते हैं कि क्या हमें इस लेवल पर एंटर करना चाहिए। दोस्तों अगर आप वैल्यूएशंस को देखेंगे तो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगे कि बहुत ही फेयर वैल्यूएशंस पर है। इंडिया के
जो वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स, टॉप 10 बैंक्स में आता है, इतने कस्टमर्स हैं, तो क्या हम इसे खरीद ले लेंगे? दोस्तों, हर बड़ी प्रॉब्लम, हर बड़ी बीमारी का सिम्टम हमेशा छोटा सा ही होता है। कैंसर का भी सिम्टम एक छोटी सी एक छोटा सा घाव ही होता है। इसलिए दोस्तों, हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। तो अगर आपको इस सेक्टर में पैसा लगाना ही है तो आपको ऐसे पिक्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिन पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, जिनकी इंटीग्रिटी पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हालांकि आज के डेट में ऐसा पिक करना बहुत मुश्किल है। अब आइए बात करते हैं कि अगर इस बैंक का प्रमोटर और मैनेजमेंट टोटली चेंज हो जाता है, कोई और बैंक इसे एक्वायर कर लेता है, तो क्या हम इसे खरीद सकते हैं? तो हमारे पास एग्जाम्पल है, कुछ ऐसा ही यस बैंक के केस में हुआ था और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो अगर कुछ ऐसा होता है तब हमें इस स्टॉक को हम लेने का सोच सकते हैं, लेकिन वो भी इस लेवल पर नहीं, इससे काफ़ी नीचे के लेवल पर ही हमें उसे लेना चाहिए, जैसा कि हमने यस बैंक के केस में देखा। अब आइए चौथे पॉइंट पर आते हैं कि अगर कोई स्टेक सेल होता है, अगर कोई बड़ा फंड हाउस आकर इसमें से स्टेक खरीद लेता है या कोई बड़ा बैंक आकर स्टेक सेल खरीद लेता है, तो क्या ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगा? दोस्तों, अक्सर जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो मार्केट में ऐसी खबरें आती हैं। हमने देखा जब पेटीएम के केस में कुछ ऐसा ही हुआ था, हालांकि उनका केस कंप्लीटली अलग था, इस तरीके का नहीं था। उस वक्त भी हमने देखा कि कुछ ऐसे खबरें आएँ कि ये इसमें स्टेक खरीदने वाला है और इसमें इसको प्रोमोटर चेंज हो, कई तरीके की उस वक्त भी र्यूमर्स आए। तो ये एक नेचुरल है, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें एग्जिट चाहिए और उनकी क्वांटिटी बड़ी होती है, वो एक दिन में एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें एक बाउंस चाहिए। तो वो पब्लिक को कन्विंस करते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, देखो वो भी खरीद रहा है, वो भी खरीद रहा है, और लोग निकल कर आते हैं, खरीदते हैं और उस रैली को यूज़ करके वो बड़े इन्वेस्टर्स एग्जिट करते हैं। ऐसा हमने पास्ट में कई एग्जाम्पल्स में देखा है। और जब भी ऐसा होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि वो स्टॉक दोबारा अपने उस हाई लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। तो दोस्तों, ये तो इंडसइंड बैंक की बात हुई और होपफुली मैंने कोशिश किया कि आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर दे सकूं। लेकिन ओवरऑल अगर बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक की बात करें तो वहाँ हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, हमारा व्यू इसको लेकर अभी भी चेंज नहीं हुआ है। मैं अक्सर आपके साथ शेयर करता हूँ कि बैंकिंग और फाइनेंस की प्रॉब्लम ये है कि कल तक आपको सब कुछ परफेक्ट लगेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं लगेगी, और एक दिन अचानक ऐसी खबर आएगी, आपका स्टॉक 20-25% टूट जाएगा और उसके बाद अगले कई महीनों तक रिकवर भी नहीं होगा। क्या हम इतना रिस्क ले सकते हैं? मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया कि हमारे इंडिया के बैंक्स के अगर आप मॉडल देखें, वो मॉडल क्या है? वो मॉडल यही है कि कस्टमर को टोपी पहनाओ और अपने प्रोडक्ट्स बेचो। ज़्यादातर बैंक्स को अगर आप देखेंगे तो वो इंश्योरेंस सेल करने में लगे हुए हैं, और अक्सर लोग आके ये बताते हैं कि हमारे साथ मिस सेलिंग हुई है। आरबीआई ने कई बार इसको लेकर चिंता भी जताई है। आप कोई धंधा कब तक ऐसे चला सकते हैं कि लोगों को झूठ बोल के, गलत इन्फॉर्मेशन देकर आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचें? कितने बैंक ये दावे के साथ कह सकते हैं कि उनके यहाँ मिस सेलिंग नहीं होती है? कितने बैंक ऐसे हैं जो आकर ये कह सकते हैं कि हमारे एजेंट्स कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करते हैं? उनके टारगेट्स इतने स्ट्रेंजेंट होते हैं कि दे आर फोर्स्ड टू लाई। और एक फ्रेज जो बैंकिंग इंडस्ट्री में लगातार यूज़ किया जाता है, हर बार यूज़ किया जाता है कि बेग, बोरो, स्टील, आई डोंट केयर, बस हमारा टारगेट मीट होना चाहिए। आप कब तक इस तरीके से इस धंधे को चला सकते हैं? तो इसलिए बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर को लेकर हमारा व्यू अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। और आप क्या सोचते हैं बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री को लेके, और स्पेशली इंडसइंड बैंक को लेके अपना व्यू और फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।